हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस आर। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो बेसिस रहते हैं स्ट्रैटिफिकेशंस के, वो क्या रहते हैं। देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन क्या रहता है। स्ट्रैटिफिकेशन रहता है इनइक्वालिटी बिटवीन क्लासेस या बिटवीन कॉस्ट्स। तो जैसे कि हम अपना इंडिया की सोसाइटी देखते हैं, इसमें क्या है कि डिवाइड है 5 वर्नाज में, ठीक है, 4 वर्नाज में, और फिफ्थ है जो उसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं, और अपर कास्ट जो आती है वो ब्राह्मण्स और प्रीस्ट आते हैं। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग स्ट्रैटिफिकेशंस के बेसिस क्या रहते हैं। तो ऑप्शन ए है क्लास, पावर एंड एजुकेशन, इनके बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है। बी है पावर, स्टेटस एंड एजुकेशन। सी ऑप्शन है क्लास, स्टेटस एंड पावर। एंड डी है क्लास, स्टेटस एंड एजुकेशन। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस रहते हैं, तो वो रहते हैं क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो गाइज़ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, ए मैरिज इन विच ए वुमेन ऑफ अपर कास्ट मैरिज ए मैन ऑफ द लोअर कास्ट इज़ नोन एज। कोई भी शादी जहाँ पे एक अपर कास्ट की वुमेन होती है, वो शादी करती है लोअर कास्ट के मैन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या उस शादी को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है एक्सोगेमी, बी है हाइपोगेमी, सी है हाइपरगेमी, और डी है ऑप्शन एंडोगेमी। तो जो ऑप्शन ए और डी है, ये रहते हैं एक शादी, एक रूल्स के हिसाब से एक लिमिट्स रहती है, एक बाउंड्री रहती है। वो बाउंड्री कास्ट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, ट्राइब भी हो सकती है। एक वो बाउंड्री रहती है जिसके अंदर शादी की जाए तो उसको हम एंडोगेमी बोलते हैं, और उस बाउंड्री के बाहर शादी की जाए उसको हम एक्सोगेमी बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। तो अब रहा ऑप्शन बी एंड सी। तो जो अपर कास्ट की वुमेन्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि हाइपोगेमी रहते हैं। तो अगर अपर कास्ट मेल होगा और फीमेल लोअर कास्ट की होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइपर गेमी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइपोगेमी। हाइपोगेमी में क्या रहता है, अपर कास्ट की वुमेन रहती है और लोअर कास्ट का मैन रहता है, जिसके जो शादी करते हैं, मतलब जिनके दोनों के बीच में शादी होती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ महर इज़। जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग महर है वो क्या है, उसको हम महर हम किस चीज़ को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है ए ब्राइड प्राइज पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। एक ब्राइड का जो प्राइस रहता है, प्राइस फिक्स किया जाता है बोथ मेल की तरफ से भी, फीमेल के लेडीज़ की तरफ से भी, या जेंट्स की तरफ से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से जब शादी की जाती है तो उनके पेरेंट्स की तरफ से एक प्राइस फिक्स किया जाता है। वो प्राइस पेड करना शादी के टाइम, उसको हम महर बोलते हैं। ऑप्शन बी है पेनल्टी पेड बाय द हस्बैंड हस्बैंड फॉर इल ट्रीटिंग द वाइफ। जब भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक नहीं करता है, उस टाइम पेनल्टी जो दी जाती है, पेनल्टी डिसाइड करते हैं, उसको हम महर बोलते हैं। या फिर ऑप्शन सी है द एग्रीड पेमेंट मेड बाय द हस्बैंड एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। कोई भी पेमेंट जिस पे हस्बैंड एग्रीड होता है, कब, डाइवोर्स के टाइम में। जैसे कि जब कोई मेल है या मैन है वो डाइवोर्स अपनी वाइफ को दे रहा है, उस टाइम जो पेमेंट डिसाइड होती है, जो देने के लिए डिसाइड होती है कि भाई ठीक है, मैं आपको ये पेमेंट देता हूँ, इसके बाद हम दोनों अलग हो जाते हैं।
तो जो दोनों की रजामंदी से, दोनों के एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट डिसाइड होती है। हस्बैंड की तरफ से जो एग्रीमेंट होता है उस टाइम, डाइवोर्स के टाइम जो पेमेंट होती है उसको हम महर बोलते हैं। या फिर ऑप्शन डी है द अमाउंट पेड टू द प्रीस्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज। कोई भी अमाउंट जब पेड होता है शादी के टाइम प्रीस्ट के लिए, प्रीस्ट को एक फ़ीस दी जाती है, एक लिमिटेड फ़ीस दी जाती है कोई भी, तो वो अमाउंट शादी के टाइम जो दिया जाता है प्रीस्ट को, उसको हम महर बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द ब्राइड प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। कोई भी प्राइस जब शादी के टाइम फिक्स होता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, दोनों फैमिलीज़ की तरफ से, तो जो प्राइस होता है उसको हम महर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, नेम द सोशियोलॉजिस्ट हु हैज़ क्लासिफाइड ग्रुप्स इनटू इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप कैटेगरी। उस सोशियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसने ग्रुप्स को डिफ़ाइन किया, क्लासिफाइड किया, डिफ्रेंशिएट किया, किस में, किस कैटेगरीज़ में, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप में। तो ऑप्शन ए है मॉर्टन, बी है ऑकबर्न, सी है समनर एंड डी है कूले। तो जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप के आउट ग्रुप में जो क्लासिफाइड किया, कैटेगराइज किया है ग्रुप्स को, तो वो किया है समनर ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो सी एच कूले है, कूले ने किया हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स में। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, दुर्खीम क्लासिफाइड सोसाइटी इनटू। दुर्खीम है जो उन्होंने सोसाइटी को क्लासिफाइड किस में किया, डिफ्रेंशिएट किस में किया, डिस्ट्रीब्यूट किस में किया। तो ऑप्शन ए है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, बी है गेमन शेफ एंड गैसल शेफ, सी है लिटरेट एंड नॉन लिटरेट, और ऑप्शन डी है ओपन एंड क्लोज्ड। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। जो है सोसाइटी को दुर्खीम ने क्लासिफाइड मैकेनिकल और ऑर्गेनिक में किया था। मैकेनिकल प्राइमरी टाइम में था और ओल्ड या मेडिवल टाइम में सोसाइटीज़ का बोला था, और ऑर्गेनिक किया है उन्होंने कंटेम्प्रेरी टाइम में। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। गाइस वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज़, और जो भी न्यू व्यूअर्स है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है और जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उनका। और ये क्वेश्चन कोई यूजीसी नेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसकी मतलब ज़रूरत हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि यूजीसी के लिए ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, द कंसेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस वर फर्स्ट सिस्टमेटिकली डेवलप बाय। सबसे पहले जो कंसेप्ट है रोल एंड स्टेटस का सिस्टमेटिकली डेवलप किसने किया। तो ऑप्शन ए है मेलनोस्की, बी है पर्सन, सी है पॉक एंड डी है लिंटन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लिंटन, जिन्होंने स्टेटस एंड रोल को सिस्टमेटिकली डेवलप किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, द कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाज अडॉप्टेड बाय। अडॉप्ट करना किसी चीज़ को अप्लाई करना, अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करना, अडॉप्ट करना हो गया। तो ऑप्शन ए है मैक्लूर एंड पेज, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है टालकट पर्सन और डी है डेरेंडॉफ। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी को अडॉप्ट जो किया था वो किया था डेरेंडॉफ ने। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेरेंडॉफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, द कैपेसिटी ऑफ वुमेन फॉर गिविंग लाइव बर्थ इज़ कॉल्ड। जो किसी औरत की कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी कि कितने वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है फ्यूसिडिटी, बी है फर्टिलिटी, सी है इनफ्यूसिडिटी और डी है मॉर्बिडिटी। तो फर्टिलिटी का है कि कितने बच्चे पैदा किए जिंदे,
फर्टिलाइज किया, रिप्रोड्यूस किए। और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि जन्म डेथ रेट जो है उसको बोलते हैं हम, जितना मतलब बच्चा 1 साल से पैदा होने के बाद 1 साल तक रहने, 1 साल के ड्यूरेशन में अगर मर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्बिडिटी। और ऑप्शन ए है फ्यूसिनिडिटी, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्यूसिनिडिटी। तो इनफ्यूसिनिडिटी हो गया इनकैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द चाइल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, अथॉरिटी कैन बी, अथॉरिटी क्या क्या हो सकती है? लीगल भी हो सकती है, ट्रेडिशनल भी हो सकती है, क्रिज्मेटिक भी हो सकती है। जी हाँ, तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अथॉरिटी है जो वो इन जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी हो सकती है। लीगल भी होती है, ट्रेडिशनल भी होती है। लीगल हो गया लीगलाइज हिसाब से, सिस्टमेटिकली तरीके से। ट्रेडिशनल हो गया एंसिस्टर से, जैसे कि हम कोई पीर बाबा बैठा हुआ है या कोई ऐसा है जिसका बहुत नाम चल रहा है ट्रेडिशनली पुराने टाइम से, उसके आगे उसको आगे बढ़ाते हुए उस जो अथॉरिटी उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए जो चलते हैं या उस अथॉरिटी को हम बोलते हैं क्रिस्टमैटिक अथॉरिटी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। इसमें अथॉरिटी कुछ सभी तरीके की हो सकती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, हु रोट द बुक मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसे। बुक है जो मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसे है, जो वो किसने लिखी थी या लिखी है? तो ऑप्शन ए है बी मेलनोस्की, बी है रैडक्लिफ ब्राउन, सी है फ्रेजर और डी है ऑप्शन ई बी टाइलर। तो मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर ऐसे जो लिखी है वो है वो लिखी थी बी मेलनोस्की ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी मेलनोस्की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, द कंसेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाय। सोशल एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया? तो ऑप्शन ए है अगस्त कॉमेट, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है एमाइल दुर्खीम और डी है मैक्स वेबर। तो जो ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर वो इसका राइट आंसर है। इन्होंने सोशल एवोल्यूशन जो कंसेप्ट हो वो सबसे पहले दिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ स्टेप माइग्रेशन। स्टेप माइग्रेशन का जो थ्योरी है वो किसने डेवलप किया? तो ऑप्शन ए है स्पेंसर, बी है आर सोर, सी है रेवेंस्टिन और डी है मम्फोर्ड। तो जो स्टेप माइग्रेशन थ्योरी है वो दिया था रेवेंस्टिन ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो वर्क है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसका ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ए है एस लिप्सिट, बी है कार्ल मार्क्स, सी है राइमंड और डी है राल्फ डेरेनडॉर्फ। तो जो क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो दिया था राल्फ डेरेनडॉर्फ ने। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, राल्फ डेरेनडॉर्फ। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग द फॉलोइंग हु डिस्टिंग्विश प्री इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। तो प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो किसने डिस्टिंग्विश की थी, किसने डिफ्रेंशिएट किया था इसके बीच में? तो वो है ऑप्शन जैसे मैंने बताया, ऑप्शन ए है मैक्स वेबर,
बी है कार्ल मार्क्स, सी है इमानुएल दुर्खेम और ऑप्शन डी है कार्ल मेनहेम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल है जो, उसका बेसिस ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी के बेस पे उसने क्लासिफाइड किया था, डिस्टिंग्विश किया था। तो वो है ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खेम, जो है इसका वो राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, फ्रॉम द फॉलोइंग हु हैज़ द पायनर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है इंडिया में, उसको सब किसने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ऑप्शन ए है वीवी गिरी, बी है बीपी वाडिया, सी है एमके गांधी और डी है एसके डांगे। तो जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया थी वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बीपी वाडिया, जिन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, कंसेंट्रिक थ्योरी ऑफ अर्बन सेटलमेंट वाज प्रपोन्ड बाय। कंसेंट्रिक थ्योरी है जो वो सबसे पहले किसने प्रपोन्ड किया। तो ऑप्शन ए है पार्क, बी है वाइट, सी है बर्गीस और डी है होसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बर्गीस, जिन्होंने कंसेंट्रिक थ्योरी ऑफ अर्बन सेटलमेंट दिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। गाइस वीडियो को एंड तक देखिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी सोशियोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है उनके साथ ये शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए और मुझे मेल भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 92 क्वेश्चन नंबर, द फोक अर्बन कंटिन्यूम was developed in the basis of study conducted in। जो फोक अर्बन कंटिन्यूम है वो किसके बेसिस पे, कहाँ पे स्टडी कंडक्ट की थी। तो वो ऑप्शन ए है मैक्सिको, बी है ब्राज़ील, सी है इंडिया और डी है अफ्रीका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैक्सिको। मैक्सिको में इसका जो स्टडी किया था, कंडक्ट किया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, हु रोड द बुक मैजिक, हु रोड द बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। जो बुक है मैरिज एंड फैमिली वो किसने लिखी है। तो ऑप्शन ए है IP देसाई, बी है AM शाह, सी है KM कपाड़िया और डी है श्रीनिवास। तो जो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो बुक है वो लिखी है किसने, वो लिखी है CM कपाड़िया ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली जो बुक है उसका ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है R ब्राउन, रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है AM शाह, सी है MS गोर और डी है वेबर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी MS गोर, जिन्होंने ये बुक लिखी है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ वर्क इज़ रिटन बाय। जो सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ वर्क है वो किसने लिखा है, किसने ये वर्क लिखा है। तो ऑप्शन ए है श्रीनिवास, बी है IP देसाई, सी है BR अम्बेडकर और डी है M कपाड़िया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है IP देसाई, जिन्होंने ये वर्क है ये किनका है, IP देसाई का। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, विच सेट्स ऑफ गुड्स आर एक्सचेंज अंडर द कुल्ला। कुल्ला था जो वो बी मेलनास्की का एक स्टडी थी। तो
उसमें क्या था कि एक्सचेंज करते थे गिफ्ट्स अपने रिलेशन में या शादी के टाइम जब भी कुछ एक्सचेंज करते थे तो वो कौन सी आइटम्स थी। तो ऑप्शन ए है राइस एंड फिश, बी है वीट एंड क्लॉथ्स, सी है सॉल्ट एंड शीप, डी है नेकलेस एंड रिंग। तो जो नेकलेस एंड रिंग है वो उस टाइम एक्सचेंज करते थे किसका कहाँ पे, कुल्ला एक ट्राइब है वहाँ पे। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नेकलेस एंड रिंग। द सेट ऑफ गुड्स आर एक्सचेंज अंडर द कुल्ला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। द स्टेटमेंट रिलीजन इज़ द हार्ट ऑफ हार्टलेस। रिलीजन इज़ द हार्ट ऑफ हार्टलेस किसकी स्टेटमेंट है, किसने दिया है। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है माइल दुर्कहेम, सी है रैडक्लिफ ब्राउन और डी है मैक्स वेबर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि रिलीजन इज़ द हार्ट ऑफ हार्टलेस। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। Who among the following is the author of Untouchability in Rural गुजरात। जो वर्क है किसी का, किसी ने बुक लिखी हुई है जिसका नाम है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। तो उसका जो ऑथर है वो कौन है, इनमें से कौन है इसका ऑथर। तो ऑप्शन ए है एम शाह, बी है आई पी देसाई, सी है के एम कपाड़िया और डी है जी एस गुर्रे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आई पी देसाई, जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। द टर्म फेराट्री रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टर्म है एक फेराट्री वो क्या है, इसमें से जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन है जो इसको डिफाइन करता है। ऑप्शन है ग्रुपिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इन ए कॉमन हाउस होल्ड। ऑप्शन बी है फॉलोअर्स ऑफ रिलीजियस सेक्ट, सी है क्लोज knit कम्युनिटी, डी है क्लस्टरिंग ऑफ सेवरल क्लैंस इनटू एक्सोगेमस यूनिट्स। तो फेराफ्री क्या रहता है, फेराफ्री में एक न्यूक्लियर फैमिली या एक कॉमन एंसेस्टर्स के बेस पे नहीं हम डिफ़ाइन करते हैं, और ना ही इसमें फॉलोअर्स ऑफ ए रिलीजियस सेक्ट्स रहता है। फिर है ऑप्शन सी है क्लोज knit कम्युनिटी। क्लोज knit कम्युनिटी में से भी ये जो फेराफ्री टर्म्स है उसको उसके बीच में ये नहीं फॉल करता है। तो ऑप्शन डी है क्लस्टरिंग ऑफ सेवरल क्लैंस, बहुत सारी क्लैंस जो कि एक सर्कल के बाहर जाके इनटू एक्सोगेमस यूनिट, एंडोगेमिन एक्सोगेमस, एक लिमिट्स या एक कबीले को छोड़ के, एक सोसाइटी को छोड़ के, एक गांव को छोड़ के नहीं बल्कि बहुत सारी क्लैंस मिला के और सोसाइटी से बाहर जाके बहुत सारी सोसाइटी कंबाइन होने के बाद जो टर्म्स जिसको हम बोलते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं फेराट्री। फेराट्री में बहुत सारे कबीले, बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं जो वो कंबाइन होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेराट्री। तो बढ़ते हैं, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। तो इसका क्या है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफर्ड बाय के डेविस एंड डब्ल्यू मोरे इज़ नोन एज। जो के डेविस और के डेविस एंड डब्ल्यू मोरे ने जो थ्योरी दिया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, बी है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सी है फंक्शनल थ्योरी और डी है स्ट्रक्चरल थ्योरी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की में जो थ्योरी दी थी डेविस एंड मोरे ने, वो दिया था। उन्होंने उसमें ये बोला था कि हर एक सोसाइटी में हर एक इंसान का अपना अपना रोल है और उस रोल को निभाने के लिए हर एक सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे हर एक इंसान कैपेबल हो उस रोल को निभाने के लिए, जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
तो उसका क्या मतलब हुआ, कन्फ्लिक्ट तो हो नहीं सकता, कन्फ्लिक्ट में तो लड़ाई रहती है या एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग में फाइट्स रहती है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रक्चर्स में रहता है कि हर एक पार्ट अपना अपना वर्क करता है। मल्टी डायमेंशनल में रहता है कि सभी अपना अपना काम करते हैं लेकिन मल्टी डायमेंशन में। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है वहाँ पे फंक्शन करना है उसको। फंक्शन हर एक इंसान को जो जो रोल दिया गया होता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशंस, तो वो अपना रोल को अच्छे से निभाए, किसके लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी दिया है इसने, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफर्ड बाय डेविस एंड मोरे। थैंक यू सो मच गाइज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाइए। और बाकी वीडियो को देखने के लिए मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके दूसरी भी जो आज से पहले की वीडियोज़ हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।